ऑडियो ठीक है? आ रही। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा जी ने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की और उसके बाद सुरक्षित भारत के संदर्भ में उन्होंने एक दस्तावेज पेश किया कांग्रेस अध्यक्ष को। उस दस्तावेज का विमोचन आज हो रहा है औपचारिक तौर से। जनरल हुड्डा जी इस दस्तावेज के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी देंगे। इसका एक सारांश भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम जी इस दस्तावेज पर अपनी टिप्पणियां देंगे और फिर सवाल जवाब होगा। तो मैं विनती करता हूं जनरल हुड्डा जी से कि वो अपने रिपोर्ट के बारे में कुछ जानकारी दें। और मैं कहना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट खास तौर से इस विशेष मुलाकात के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने हुड्डा जी को कहा था कि हमें कुछ सुझाव दीजिए, एक रिपोर्ट दीजिए, और काफ़ी विचार विमर्श के बाद हुड्डा जी ने ये रिपोर्ट हमें पेश किया है। और मैं हुड्डा जी से निवेदन करता हूं कि इस रिपोर्ट पर कुछ अभिज्ञान डालें। जैसा आपको मालूम है कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक टास्क फोर्स बना था जिसका इंचार्ज मैं था। और मैंने कुछ हफ्ते पहले टास्क फोर्स की रिपोर्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी देश के लिए वो बनाकर और कांग्रेस प्रेसिडेंट को पेश की थी। उस रिपोर्ट में क्या था, थोड़ा सा मैं संक्षेप में आप लोगों को अगले 5-10 मिनट में बताऊंगा। जब हम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाने का सोच विचार किया था तो हमने सोचा था कि एक होलिस्टिक लुक नेशनल सिक्योरिटी को देना चाहिए और तभी एक अच्छी स्ट्रैटेजी बन सकती है। हमारी डिस्कशंस में हमने डिसाइड किया कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के 5 पिलर्स होंगे। जो सबसे पहला पिलर होगा वो है कि भारत विश्व में भारत की जगह कैसी होनी चाहिए, अ राइटफुल प्लेस इन वर्ल्ड अफेयर्स। भारत देश आपको मालूम है इट्स अ ग्रोइंग पावर, इकोनॉमी इज़ डूइंग एक्सट्रीमली वेल, डिप्लोमेटिकली इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है। तो हमारी बाकी जो मेजर पावर्स हैं जैसे अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, उनके साथ हमारे संबंध किस दिशा में चलने चाहिए। और जो इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी एक परमानेंट सीट होनी चाहिए। इसी तरह हमारे रिलेशनशिप मिडल ईस्ट में और बाकी देशों के साथ किस दिशा में चलने चाहिए। तो ये पहला पिलर था। दूसरा पिलर था हमारा कि हमारा जो पड़ोस है वो सुरक्षित रहना चाहिए और इसलिए हमारे रिलेशनशिप चाइना के साथ किस तरीके से होने चाहिए, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस हम किस तरह से लॉन्ग टर्म बेसिस पर देखते हैं, क्या हम चाहते हैं पाकिस्तान से किस तरह से अगर वो टेररिज्म को सपोर्ट करता रहा तो किस तरह से उस पर दबाव बनाया जाए। और हमारे बाकी नेबर्स जो हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, एशियान के साथ हमारे संबंध किस प्रकार के होने चाहिए और किस तरह से हमारा जो नेबरहुड है साउथ एशिया किस तरह से सेफ रहे। और इसमें जैसे भारत देश इकोनॉमिकली डेवलप होगा तो पूरे रीजन को किस तरह से अपने साथ ले जाया जा सकता है। तो दूसरा हमारा पिलर था एक सुरक्षित पड़ोस। तीसरा पिलर था कि हमें जो हमारे आंतरिक प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, उनको पीसफुली किस तरह से रिजॉल्व करा जाए। और उसमें हमने जम्मू कश्मीर को, नॉर्थ ईस्ट, माओइस्ट प्रॉब्लम, लेफ्ट विंग इंसर्जेंसी, इन तीनों को देखकर और कुछ सुझाव दिए हैं कि किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को पीसफुली हल निकाला जा सकता है।
और उसके बाद हमने टेररिज्म को भी देखा कि ट्रांसनेशनल टेररिज्म जैसे अल कायदा है, इस्लामिक स्टेट है, हालांकि उनका फुटप्रिंट इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है, बट वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा चौथा पिलर जो था वो था जन सुरक्षा। हम अक्सर जब नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम बॉर्डर्स को देखते हैं, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को देखते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स देखते हैं, लेकिन जो हमारी आम जनता है उसके बारे में हम नहीं सोचते। लेकिन आम जनता का हिस्सा नेशनल सिक्योरिटी में बहुत अहम और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे काफ़ी रिस्क्स हैं जो हम देख रहे हैं ग्लोबली, रीजनली, जो हर एक कॉमन आदमी को अफेक्ट करते हैं। और अगर हम उस कॉमन आदमी की सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकते तो फिर नेशनल सिक्योरिटी का क्या मतलब है। और ऐसे जो रिस्क्स हैं वो हैं क्लाइमेट चेंज। आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से रूरल एरियाज़ में बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। हमारे डेमोग्राफिक चैलेंजेस हैं, जब हमारी यंग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको किस तरह से ट्रेनिंग, टेक्निकल स्किल्स, जॉब्स किस तरह से दिलाया जाए। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस टेक्नोलॉजी का अब्जॉर्प्शन हमारे यूथ के लिए किस तरह से होगा, और अगर हम वो टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड है उसमें हम पार्टिसिपेट कैसे करेंगे। हमने फिर साइबर्स चैलेंजेस देखे हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी, एनर्जी सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी, और एनर्जी सिक्योरिटी में क्लीन एनर्जी कैसे हर एक आदमी, लास्ट आदमी तक पहुँचे। तो इसीलिए जो चौथा पिलर मैंने जिसकी बात की थी वो था जनता की सुरक्षा। ये हमको बहुत इसका ध्यान रखना है। और जो फाइनल फिफ्थ पिलर था वो था अपनी कैपेबिलिटीज़ और क्षमता कैसे बढ़ाई जाए। और इस क्षमता में हमने देखा कि बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे अच्छा हो सकता है, हमारी सुरक्षा कैपेबिलिटीज़, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ किस तरह से और बढ़ाई जा सकती हैं, और इसके अलावा पुलिस, इंटेलिजेंस, साइबर, स्पेस और न्यूक्लियर। तो इस तरह से हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। बाकी आप चाहते हैं तो पूरा डॉक्यूमेंट आप पढ़िए, वो उसमें आपको और इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। Stand up. I think you distribute the document, please. Why can't two people distribute? Please distribute quickly. Please distribute the copies quickly. Just give 4 or 5 copies. They will take it. Just ask them to give 4 or 5 copies. Arey 4 or 5 copies. Why is he giving one by one? अरे 4-5 दो, पहले they will share it. आप 4-5 इकट्ठी दे दो ना, सब बांट देंगे अपन। Please just have one at a time. 4-5. What is wrong with him? Doesn't understand. आप 4-5 इकट्ठी दे दो ना इनको सबको, पास ऑन कर देंगे। Or what is it?
is done or left? Both. एक मिनट समरी दिया ये सारांश लिखा हुआ है लिखा हुआ है Sharpansh, give it. Tell him in whatever language he understands. हो गया ना कांग्रेस प्लान देखा नहीं देखा नहीं ये दूसरा सर पूछ रहा हूँ पूरी रिपोर्ट है या इंतजार करिए ना बताएंगे आपको पूरी पूरी report is uploaded, na? Puri report is uploaded, isn't it? All right. The English one, ah. English one has been uploaded. I don't know about Hindi. Yeah. Thank you, General Huda. The report prepared by General Huda has been uploaded, and therefore you can access copies of it on the website. The English version has been uploaded. Now, what we have just shown to you and copies distributed to you is the summary of the report together with some promises in our manifesto. So this is the outline of the Congress Party's plan on national security. Obviously, it will undergo further expansion and revision and reiteration. The government has several institutional structures, and we have mentioned that in our manifesto. We have the National Security Advisory Board, we have the National Security Council, we have the Cabinet Committee on Security. So the final plan and the final decisions will be taken by government when we go through these institutional structures. What we have given to you is a broad outline of how we intend to approach the problem. Why is this audio failing all the time? You're getting it now? Okay. Okay, let me just Silence, please. let me repeat what I said in a couple of sentences. General Huda's plan has been uploaded, and you can read the English version. What we have just presented to you and copies have been distributed is a broad outline of the Congress's approach to the issue of national security and what we will do when we are in government. We have taken several features of General Huda's plan, and we have also added one or two aspects which are included in our manifesto. You will recall that the manifesto has a separate section on national security, which is section 14, and there's a separate section on internal security, which is section 15. So all this has to be read together to get an idea of the Congress's approach to national security. I want to reiterate that we have spent many hours reflecting on the subject. We have developed several ideas, and these ideas will be implemented when we are in government. Within the government, there are several structures. There is the National Security Advisory Board, there is the National Security Council, there is the Cabinet Committee on Security. So the plan itself will undergo revision and reiteration when it goes through these structures. The point I wish to make today is that our approach is not ad hoc, our approach is not impulsive, our approach is after careful study and deliberation, we will take the necessary measures to protect India's national security. I'm willing to take questions. We are willing to take questions.
Don't answer it. You're welcome to apply. These are questions that don't arise today. I'm sure you meant it in a light-hearted way. So. एक तरफ आप देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, उसके लिए कार्य योजना आपने तैयार की है। दूसरी तरफ जब एक पार्टी के उम्मीदवार एक शहीद पर सवाल खड़े करती है, हेमंत करकरे पर, उनका वंश का सर्वनाश हो जाए, इस तरह की बातें करती है, क्या दुख होता है, क्या कहना चाहिए? नहीं, दुख तो होता है बिकॉज कोई भी मार्टियर हो, चाहे पुलिस का चाहे आर्मी का, ही मस्ट गेट ऑल काइंड्स ऑफ रिस्पेक्ट. सो दीज अटरेंसेज आर नॉट गुड. हुड्डा साहब, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और सशस्त्र बलों का बेशर्मी से राजनीतिकरण किया जा रहा है. आपको लगता है कि वाकई अभी जो घटना हुई थी इसको आपने लीड भी किया था, उसके इस्तेमाल करके सरकार? देखिए, एज एन आर्मी चैप आई हैव ऑलवेज रिमेन्ड एपॉलिटिकल, तो आई डोंट वांट टू गेट अननेसेसरली ड्रैग्ड इनटू पॉलिटिकल डिबेट्स. So these questions you can ask, but if there is anything on the national security strategy document, I am willing to answer. इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है. रिपोर्ट में नहीं है वो. I mean, this is a summary. This is the Congress's plan on national security. So if you've got any specific questions, you can put it to the Congress spokespersons. See, the manifesto is obviously a very short, crisp statement of our intentions. The point I'm making is we are working on it continuously. It's not a one paragraph or one section statement and we forget the subject. We are working on it very carefully. We are deliberating on it every day. And in order to show our earnestness on the matter, we are bringing out General Hooda's report, and we are also bringing out a 2-page summary of our approach to the problem. This is a serious issue. It cannot be treated as part of muscular politics. We are not talking anything about the size of our chest here. We are talking about serious issues, and this 2-page outline and the document shows how serious the Congress is about national security. You see, India's security to a large extent depends on the security of our neighborhood also. If the neighborhood is conflicted, then India will also face conflicts. I do not have the details of the attack on Sri Lanka, but if there has been a terrorist attack, we condemn it. And we will do everything in our power and authority to help our neighbors protect their national security and help our neighbors maintain peace in their countries. Sandeep. So far we've seen that these elections, at least the campaign, has been a battle of two narratives. One espoused by the BJP on national security, and the Congress has been pushing for economy, jobs, farm distress. I understand that General Hooda's report would have been submitted to you even before the manifesto was ready. Is there an assessment within the Congress now that those issues may not work for you electorally, and that's why you feel the need, right in the middle of an election, ahead of the third phase, to bring out this and unveil this? Not at all. The report of General Hooda was uploaded several days ago. As I said in answer to one of your colleagues' question, we are deliberating on the subject as we are deliberating on other subjects every day. Our manifesto is not a one-off statement, just a statement of intent, and we are fleshing out every section of the manifesto. If 5 days later we bring out another statement on the economy, that will answer your question. We may. The point I'm trying to make is, as far as the election narrative is concerned, the number one issue remains unemployment. The number two issue is farm distress. And the number three issue is
security of various sections of the people. Women, Dalits, scheduled castes, scheduled tribes, forest dwellers, journalists, academics, NGOs. National security is an important aspect of the narrative. But to say that that is dominating the narrative is completely wrong. So we continue, and the Congress President continues every day to speak on jobs, to speak on farm distress, and to speak on security of different sections of the people. जैनेंद्र सर पिछले जो हुडा सर आपसे सवाल है, दो सवाल है। एक तो आपने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कि भारत आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर अच्छा कर रहा है, तो क्या आप कांग्रेस के फोरम से इस सरकार की तारीफ कर रहे हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि पिछले दिनों जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, कई सारे विपक्ष के नेताओं ने कहा कि कितनी क्षति पहुंचाई हमने, कितने लोगों को मारा, इस चीज को लेकर के क्लैरिटी देनी चाहिए। सरकार ने कहा कि सबूत मांगे, इस तरीके की जो राजनीति है, तो उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आप सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल थे और उस पर भी सवाल करें। हाँ, तो जो पहला सवाल आपने पूछा कि क्या मैं किसी को प्रेज कर रहा हूँ, आई मीन वी आर टॉकिंग फैक्ट्स हियर एंड we can't hide facts that India is a growing economy. It continues to grow. It has grown in the past. It has grown in the recent past also. So I think just a factual statement that India is now, a growing part on the world stage, and that is something that is to be accepted. Now, as far as politics or raising questions, etc., over cross-border strikes is concerned. I think when senior military officers come and say that this operation has been done, I think that should be the end of it. Unfortunately, the whole debate keeps dragging on, and it comes up in various forums, and that's why the military tends to get drawn into political arguments and political debates, and I think that is not correct. Let me answer that question of yours. After the airstrike, Congress President was the first to say, I salute the Air Force. There was a statement by the military spokesperson saying that the airstrike did not result in any civilian or military casualties. Please go back and read that statement. There were no civilian or military casualties. The matter should have ended there. If the matter had ended there, there would be no controversy. It is not the Congress party or the opposition which started a controversy. The controversy was started when someone in the government privately briefed the press to use the number 300 or 350 militants were killed. And all the papers the next day carried that number. Even then, the Congress party did not react. It's only when the foreign press began to question the number, not the airstrike. Please keep a distinction between the airstrike and the number of casualties among the militants. Then we said, are your numbers correct? And what was the answer of the government? The answer of the government was to abuse us. The answer of the government ranged from 350 to 0. Mr. Ahluwalia said the casualties were 0. And someone said the casualties were 350. The controversy was kicked up by the government in a private briefing where they put out a number which was questioned first by the foreign press, your colleagues abroad. The Congress party did not start a controversy. On the contrary, we saluted the Air Force and complimented the Air Force for the strike. सर इकोनॉमी बेहतर कर रही है अभी उधर आपने कहा, तो आप भी इसको मानते हैं कि पिछले 7 सालों में इकोनॉमी अच्छा किया? आप उधर तो आपने कहा इकोनॉमी बेहतर कर रही है, फॉरेन से रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। See, I'll answer. When the country grows at 8%, the economy grows. Even when the country grows only at 5%, the economy grows. So what General Huda said is, we are a growing economy. So we grew at a faster pace under the UPA, and we're growing today at a limping pace
The real growth is about 5%. But we are still growing. That's the point he made. So you don't see any distinction between what you are saying and what the General Sahib हुड्डा साहब ने कभी कहीं नहीं कहा है अपने रिपोर्ट में कि पिछले 5 साल में जो प्रगति हुआ है वो अभूतपूर्व है, कहीं नहीं कहा है। उन्होंने यही कहा है कि भारत में आर्थिक उपलब्धि हुआ है, 10 साल में हुआ है, 15 साल में हुआ है, 30 साल में हुआ है, वो कुछ नहीं कहा। आप बार बार 5 साल की बात कर रहे हैं। हुड्डा साहब ने कभी 5 साल का जिक्र नहीं किया। उन्होंने यही कहा है कि भारत आज एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आया है। वो पिछले 20, 25, 30 साल, मैं तो कहता हूं पिछले 50 सालों की उपलब्धि है। 5 साल आप उसका मंत्र मत जपिए, क्योंकि उन्होंने वो मंत्र ने जपा नहीं अपने रिपोर्ट में। See, I think there is no need to take a political color to everything. So the fact that India is a growing economy is a fact. That we are now becoming one of the largest economies in the world is a fact. Now, and because of this, we should leverage our position in global affairs. I mean, that's the point I was making. So I wish everything is not given, one versus the other color. विजय, Ranjit Bahadur Srivastava, so there is a leader of BJP in Baramati who's saying that if you want to destroy Muslims in this country, then you should vote for Prime Minister Narendra Modi. Do you think these sort of remarks that these people should refrain or should not make, these leaders who belong to political parties? Who's the question put to? Sir, if you can ask, if you answer. This is not the first time a leader of the BJP has made such contemptible statements. We condemn that statement. हुड्डा सर नीरज, चुनाव आयोग बार-बार कह चुका है कि सेना के जवान हो, उनका इस्तेमाल ना हो या सेना के प्रतीकों का इस्तेमाल ना हो। अभी थोड़ी देर पहले पाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभिनंदन को पाकिस्तान ने कब्जे में लिया था और उन्होंने ये संदेश दिया था कि अगर कुछ होता है तो छोड़ेंगे नहीं। तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री को इस तरह का क्रेडिट लेने का अधिकार है चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बावजूद? See, I think the principal position चुनाव आयोग ने बता दी है कि that you should not use military people or military issues for political purposes, and that is what I think everybody has been saying. अरविंद here on our right. Sir, Chidambaram sir, recently the government reconstituted the strategic policy group, making the National Security Advisor as the chairman, replacing the cabinet secretary. So if you come back to power, you will again reconstitute, again give it back to the cabinet secretary, because in this government we are seeing the National Security Advisor is taking all the lead across, not only in the security, even in the economic security affairs also. See, please refer to our manifesto. We pointed out that the National Security Advisory Board was in limbo between January 2015 and October 2016. Then the body was truncated. We reject all these attempts to interfere with and denigrate and downsize the National Security Advisory Board. We will re-establish the National Security Advisory Board. We will appoint its full membership, and we will provide it a statutory basis. So please don't assume that we will continue where the NDA left it off. What the NDA did was wrong, and we have to draw a curtain on that and start afresh by constituting an empowered and a fully equipped National Security Advisory Board. जयराम जी, आपके सवाल है। प्रधानमंत्री ने कल एक स्लोगन दिया कि बीजेपी का मतलब देशभक्ति, कांग्रेस का मतलब वोट। आपके पास कोई जवाब इस स्लोगन है? देखिए ना, हम जो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, ये गंभीर मसला है। अगर ये देशभक्ति के लिए हमने दस्तावेज पेश किया है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं देशभक्ति मतलब बीजेपी, कांग्रेस मतलब वोट। बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री, हमारी देशभक्ति क्या है? नौकरी विनाश देशभक्ति नहीं है, नोटबंदी देशभक्ति नहीं है, लोगों को बेरोजगार बनाना देशभक्ति नहीं है, किसानों को पीड़ित करना देशभक्ति नहीं है। असली देशभक्ति वो है, हाँ, सीमा पर सुरक्षा होना चाहिए,
हाँ, हमारे समाज के हर एक वर्ग को आपस में भाईचारा के साथ रहना चाहिए, वो देशभक्ति है। प्रधानमंत्री की छाती पीटने से देशभक्ति नहीं आने वाली है। युवकों को बेरोजगार बनाने से आपको देशभक्ति नहीं होने वाली है। किसानों और खेत मजदूरों को आप पीड़ित करके वंचित करके रखेंगे तो कोई देशभक्ति होने वाली नहीं है। तो उनकी देशभक्ति और हमारी देशभक्ति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये मानकर चलिए, ज़रूर मानकर चलिएगा। चलिए चलिए चलिए। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, General. See you in the afternoon. 3 o'clock.